अब आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 40। अब ये तीन क्वेश्चन बनते हैं एक स्क्वायर के अंदर। एंगल मापने के तीन ही क्वेश्चन होते हैं, तीन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो तीनों मैंने एक अलग 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 तीनों दे रखे हैं, देखो कैसे। 40 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी एक वर्ग ए बी सी डी के अंदर बनाया गया। एक वर्ग है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, इसके अंदर बनाया गया बी सी पी। एंगल ए पी डी बताओ, ये पी पॉइंट है। तो एंगल ए पी डी बताओ, ये एंगल बताना है। पॉइंट क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर का एक एंगल कितने डिग्री का होता है और समबाहु त्रिभुज का? ये 60 तो ये कितना? ठीक है, ये साइड स्क्वायर की है और ये साइड ट्रायंगल की है और ये साइड, तो ये ट्रायंगल की भी तो साइड है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो अगर मैं एक बात बताओ, ट्रायंगल डीपीसी में सोचूं तो क्या सीपी और सीडी बराबर है? क्योंकि भाई सीपी इसके तो बराबर ही है, स्क्वायर की साइड है ना। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। और अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होगी। तो इसके सामने और इसके सामने, तो इन दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये कितना है 30। तो इसका मतलब ये कितना रह गया 150। 150 में ये कितना हो गया 75। तो इसका मतलब ये भी कितना है 75। जैसे मैंने कहा कि ये 60 है, तो इसका मतलब ये कितना, और अगर ये 30 है तो आप इतनी सी बात को समझने का प्रयास आप करेंगे कि मेरे भाई ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, ये साइड इसके बराबर है कि नहीं है, और इसके सामने कौन और इसके सामने कौन, तो इसका मतलब ये भी कितना है 75। तो ये कितना है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये कितना है। और किसी भी एक पॉइंट के ऊपर चारों तरफ कितना एंगल होता है, तो एंगल एपीडी +75 +60 +75 इक्वल टू 300। तो मेरे भाई 360 में से 60 गया तो 300, 300 में से 150 गया तो 150। एंगल एपीडी किसके बराबर है 150 के। खत्म बात। पहला तो जो इसके अंदर जो स्क्वायर के अंदर जो बनता है ना, ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता। ये अंदर वाला ही एक और पॉइंट दे रखा है मैंने 41 नंबर के अंदर। अंदर वाले पॉइंट को ही पूछने का एक और तरीका।
अंदर वाले ही पॉइंट को पूछने का एक और तरीका। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 41। फिगर बनाने का प्रयास करो। इकतालीस नंबर। इसने कहा कि एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर ए बी सी डी की भुजा ए बी पर एक त्रिभुज ए बी जो वर्ग के अंदर है, विकर्ण बी डी को ओ बिंदु पर काटता, विकर्ण बी डी, और एक पॉइंट है ए बी ई, ये ई पॉइंट है, ये ओ पॉइंट पर काटता है ओ। तो अब इसने कहा है कि ए ओ बी बताओ, ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना है? 60। और ए ओ बी कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये डायगोनल है और स्क्वायर है, तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, और एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो ये कितना है? तो इसका तीसरा कोण क्या बच गया? कुछ भी नहीं है। 60 और 45 105, तो 180 में से घटा दो तो 75, खत्म बात। नोट कर लो इस बात को। तो 60 प्लस 45 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है? 75। ये दो तो है कि ट्रायंगल अंदर बना था, बात क्लियर होगी अब तो। अब आता है ट्रायंगल बाहर बन जाए। 42 नंबर पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 42। एक त्रिभुज एबीसीडी में भुजा ए बी पर एक पॉइंट है ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक समबाहु त्रिभुज ए बी पी है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी पी। पी त्रिभुज के बाहर है, एपीसी बताना है, ए पी सी।
दिमाग चलाना एक बार। अगर मैं आपको ये कह दूं भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, ये समबाहु त्रिभुज था ना, तो कितना डिग्री है? 60। 150 हो गया। समबाहु त्रिभुज है तो क्या बीपी और बीसी बराबर हैं? और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने की और उसके सामने की बराबर हो गया, तो 150 हो गया। 150 हो गया तो 15 ये और 15 ये, 15 और, बोलो है ना। टोटल कितना एंगल है? 60 में से ये कितना है, तो ये कितना बच गया? 45। तो एंगल एपीसी प्लस 15 इज इक्वल टू 60। तो एंगल एपीसी इज इक्वल टू 45। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43। एक समबाहु त्रिभुज एबीई वर्ग भुजा एबी पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज वर्ग के बाहर है। मैंने कहा ए बी सी और डी बनाया गया ए बी ई, ए बी समबाहु त्रिभुज वर्ग के बाहर है। जो रेखा डीई और विकर्ण एसी एक दूसरे को, रेखा डीई और विकर्ण एसी, विकर्ण एसी और रेखा डीई एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो एंगल सीओडी बताना है। सीओडी बताना है, क्या होगा? ये एंगल बताना है। तो ये तो 45 है ही। 45 है ही ये तो। मुझे बताओ, ये 90 है ही, और ये 60 है और ये 90 है। 150 हो गया। ये और ये दोनों बराबर है, बराबर है तो ये कितना है? 15। तो इस हिसाब से ये कितना है? 15। अब तो आ ही गया। आ गया,
अगर ये 15 आ गया तो ये कितना हो गया? 75। 75, 85, 40, 120, तो ये कितना है? बात खत्म। एंगल सी ओ डी प्लस 45 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना है? 180। और एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। अब मैंने दो क्वेश्चन ट्रायंगल के बाहर करके रख के करवा दिए और दो क्वेश्चन ट्रायंगल के अंदर रख के करवा दिए। समझ में आ गई बात? इन अल्टीमेट नया पॉइंट हमने कुछ नहीं सीखा, उसी के आजू बाजू में बात थी। जो पॉइंट हमें पता थे उसी में हमें ढंग से कैलकुलेट करना था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 44, 44। ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी 15 तो ए सी भी 15, बी सी 24। अगर ये दोनों साइड बराबर है ना, तो मैं अगर सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इन सेंटर वाली लाइन, एल्टीट्यूड 90 डिग्री वाली लाइन, मिड पॉइंट मीडियन वाली लाइन, ऑर्थो सेंटर वाली लाइन, सब एक ही लाइन पर है। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो देख खुद सोच लो, यही मिड पॉइंट को मिल रहा है तो मीडियन है, यही 90 डिग्री है तो एल्टीट्यूड भी है। बात समझ में आई? एंगल बाइसेक्टर भी यही बनेगा। क्यों? सुनो मेरी बात, 90 डिग्री हो गया, ये दोनों साइड बराबर होगी तो अगर ये जितना एंगल है तो ये उतना ही कौन है? अब ये 90, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा, तो एंगल बाइसेक्टर भी तो वही हो गया। तो जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो एक बात कतई खास रूप से ख्याल रखो, सारे केंद्र एक ही लाइन पर होंगे। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे। साइड अलग अलग है तो अलग अलग लाइन है, दो साइड सेम तो सब एक ही लाइन में, तीनों साइड सेम सब एक ही पॉइंट पर। बात समझ में आई? तो मैंने कहा ये 24 है, तो ये 24 है ना, तो ये कितना, तो ये कितना, तो ये 15, ये 12, तो ये कितना, ये कितना। अब आई इन सेंटर बनेगा तो इन सेंटर भी इसी लाइन पर आएगा और ये हाइट भी इसी लाइन पर है। तो अब उसने मेरे से कहा, कि ए आई बताना है। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ए आई अपॉन आई डी समझाई थी, बताना फिर।
तो ए के आजू बाजू वाली साइड 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 24। तो ए आई कितना, ये कितना, तो ए आई 5 आई डी 4, तो टोटल कितना 9। लेकिन टोटल 9। अब क्वेश्चन कर रहा है एडी टोटल 9 ना होकर आ रहा है, ये तो 9 ही है। 9 की वैल्यू कितनी है, कितने गुना, एक गुना, तो ए आई, तो ए आई भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। नोट करो रे भैया बात। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ए बी और ए सी 10 है। ए बी, ए सी, ए है, ए बी है, सी, ए बी और ए सी 10। आई अंत केंद्र है, जी सेंट्रोइड है। जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो एक ही लाइन पर आएगा सब कुछ। ये भी 10, बीसी 16 है तो ये 8। मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूं। तो मुझे बताओ एडी कितना आया। तो मुझे बताओ ए जी रेशो जी डी कितना होगा। जी, अगर यहां जी होता, सेंट्रोइड 2:1, तो टोटल कितना, 3 ना होकर कितना गुना, तो जीडी कितना, तो जीडी तो आएगा 2। अगर जी पॉइंट यहां है तो जीडी कितना आ गया। और अगर मैं आई पॉइंट यहां मान लूं, ये आई है ये जी है, तो आई पॉइंट अगर मैं यहां मान लूं, तो मुझे बताओ ए आई बाई आई डी कितना आएगा। 20/16, 5/, अरे टोटल कितना, क्वेश्चन ने कितना, 6। 9 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 6/9, 2/3, तो आई डी इसका भी 2/3, तो 8/3। आई डी आ गया 8/3। तो आई डी में से जी डी घटा दो तो आई जी आ जाएगा। तो आई डी कितना है 8/3 में से 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 2/, तो आंसर आ जाएगा 2/।
46 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 7 है, बीसी 4 है, 7 ये 4 ये 10। डी पॉइंट बीसी पर इस प्रकार है कि एडी एक कोण समद्विभाजक है, एंगल बाई सेक्टर है, आई अंत केंद्र है, ए आई बाई आई डी। बताओ, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। कितना आएगा? 11 बटा, यही तो आएगा ना, यही आएगा। गड़बड़ है क्या? अच्छा, एक बार नाम लिख लेते हैं, ए सी। अच्छा, गड़बड़ हो गई भाई, ये 4 और ये, अब तो ठीक है, 17/4 आ गया अब। चलो, तुम कह रहे हो तो मतलब अब कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है उसके आजू बाजू वाली भुजाओं का टोटल डिवाइडेड बाई सामने वाली भुजा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाओ। 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन ये कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5x, 6x, 5x। ये 5x है, ये भी 5x है, ये 6x है, ये तो ये कितना, तो ये भी कितना, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है। ए आई बाई आई डी 4x हो गया। ए आई बाई आई डी 5 और 5 10x बटा 6x, 5 बटा, तो 5 3 अंतःवृत्त, ये आईडी अंतःवृत्त की रेडियस ही तो है, आईडी अंतःवृत्त का रेडियस ही तो है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 6। कितना गुना, तो इसका मतलब टोटल कितना है? 8। 8 का भी 2 गुना, तो यानी टोटल कितना हो गया? एडी 6 16। और अगर यहां से निकालूंगा तो एडी वैसे कितना है? 4x। 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4x की वैल्यू कितनी है? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 48 48।
48 नंबर। ओ त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र है। अंतःवृत्त का केंद्र है तो ये इन सेंटर है, और इन सेंटर है तो ये एंगल बीओसी बताना है। तो इन सेंटर है तो 90 प्लस ए बाई 2 कितना आएगा? जानबूझ के सर्कल वर्कल बना रखा है, खेल सिर्फ इतना सही है। 90 प्लस ए बाई 2 याद आया? अंदर वाला सर्कल का सेंटर, तो इसका मतलब इन सेंटर। इन सेंटर है तो जिन दो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है उनको छोड़ दो। जो तीसरा एंगल है 90 प्लस ए बाई 2। इससे अगले पर आ जाओ। एक पॉइंट बता ही देता हूं, ऑर्थो सेंटर का पॉइंट आएगा अभी, लेकिन उसमें एक पॉइंट बता देता हूं जिससे क्वेश्चन हो जाएगा। अभी फिर बाद में कराऊंगा थ्योरी, 5-7 क्वेश्चन जहां जरूरत पड़ेगी प्री केंद्र की। देखो, एक कल मैंने 2 सेंटर कराए थे, एक सेंट्रोइड एक इन सेंटर। सेंटरोइड और इन सेंटर आज अपने को करना है ऑर्थो सेंटर। काम की बात बताता हूं, बिल्कुल XYZ एक भी बात नहीं। एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालो। क्या ये मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाली भुजा पर मिड पॉइंट जाएगा, कल भी बताई थी ये बात। वो मिड पॉइंट तो तब होता है जब ये दो साइड बराबर हो जाते हैं, वो तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें ऑर्थो सेंटर का क्या लेना देना भाई। तो इसका मतलब अब मैंने कहा सामने वाली भुजा पे 90 डालो, अरे मैंने कहा सामने वाली भुजा पर 90 डालो। तो जहां पर तीनों 90 90 90 आपस में कट कर रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया 90 डिग्री, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया 90 डिग्री, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया 90 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं, ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया और ये ए हो गया, तीनों चार 1 2 3 4 चार साइड, चारों साइड का टोटल, चारों एंगल का टोटल 360, 360 तो 90 90, तो ये दोनों भी, तो ये ए है तो ये 180 माइनस, तो इसका मतलब ये भी कितना है? तो मुझे पता चला जब ये इन सेंटर है, इन सेंटर तो 90 प्लस ए बाई 2, और जब ये ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है तो 180 माइनस। समझ आ रही है मेरी बात? लंब केंद्र का और कोई पॉइंट नहीं होता, काम का बस ये एक ही पॉइंट है। बकवास मारने को इसमें 6 पॉइंट लिख रखे हैं, एक भी पॉइंट काम का नहीं है, बस एक ही पॉइंट काम का है कि ये एंगल कितना आएगा, बस, और कोई यूज ही नहीं है इसका। बात समझ में आई? तो काम की इतनी सी बात थी बस। तो अगर मैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लूं एक बार, अगले नंबर क्वेश्चन में अगर मैं देख लूं, क्वेश्चन नंबर 49, ट्रायंगल एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी के अंदर ये है 70, ठीक है जी, बी सी ए 40, ठीक है जी, ओ लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, लंब केंद्र 180 में 70 40 110, तो ए कितना? ए 70 हो गया, तो एंगल बी ओ 180 माइनस, अरे कितना आएगा? खत्म बात, कुछ है ही नहीं, नो परेशानी। बात क्लियर है? कर पाएंगे? अब ऑर्थो सेंटर का तो इतना सही पॉइंट था, अब अगला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन,
50 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। एडी एंगल ए का समद्विभाजक है। एडी एंगल ए का समद्विभाजक है। ए बी 15 है। ए सी 9 है। डी से ए बी की दूरी बताओ। दूरी बतानी है मतलब हाइट बतानी है, और हाइट हमेशा मेंसुरेशन में किसके माध्यम से निकलती थी। समझदार हो गए आप तो। ये 15 है, ये 12, 9 है, तो ये कितना है? 12 हो गया। 12 हो गया। अब यहाँ एंगल बाइसेक्टर पढ़ाना पड़ेगा। अब रुको और वापस अब थ्योरेटिकल पोर्शन पर चलना पड़ेगा अपने को। देखो जी, अब अपन अपना कुछ देर थ्योरेटिकल पोर्शन करके आते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर ही पूरा कर लेते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मेरे भैया आप ऑर्थो सेंटर पे ही आ जाओ भाई। ऑर्थो सेंटर ही कोई पूरा कर लेते हैं। पेज नंबर 11 ऑर्थो सेंटर। पेज नंबर 12 पे आओ तुम सीधे। पेज नंबर 12 पर फिगर देखते ही पहचान आ जाएगा। पेज नंबर 12 का फिगर देखते ही पहचान आ जाएगा। अभी अभी फिगर बनाया था। ए से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, बी से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, सी से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, और ये आ जाएगा पहले पॉइंट पर लिखा भी हुआ है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री पर खींची गई रेखा को शीर्ष लंब कहते हैं। एल्टीट्यूड। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। तीनों शीर्ष लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर। अब दूसरे नंबर पॉइंट पर ही ये पॉइंट दे रखा है, बीओसी इक्वल टू 180 माइनस। काम की पॉइंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, यह तीनों त्रिभुजों में अलग अलग बनता है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज है तो उसके अंदर बनेगा। ये ए है, बी है, यहां 90 डाला, यहां 90 डाला, अरे यहां 90 डाला। सीन क्लियर? अल्टीमेट कैसे बनता है ऑर्थो सेंटर बताना। वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, यही कह रहा है वो। ठीक है भाई, ये वर्टेक्स है सामने वाली भुजा पर, ये यहां डल गया। ये वर्टेक्स है सामने वाली भुजा पर, ये भी यहीं डल गया। ये वर्टेक्स है सामने वाली भुजा पर। अब दो तो यहां मिल गए और एक यहां है, तीनों तो नहीं मिले, लेकिन मिलाना पड़ेगा। तो इसको वर्चुअली मिलाते हैं कि पीछे की तरफ कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर होगा। ये पूछा जाता है छोटे एग्जाम, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इस तरीके में, कि
सम किस त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष पर होता है? समकोण त्रिभुज। कई बार पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? त्रिभुज के अंदर, बाहर, किसी भुजा पर, या भैया वर्टेक्स पर? वर्टेक्स। बात समझ में आई? घुमा फिरा कर बात हुई है। अब जब मैं अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूं, अब है पॉइंट, बड़ा ध्यान से। तो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, यहां साइड ही नहीं है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये डल गया। वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, साइड ही नहीं है, बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, साइड तो है। वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, साइड ही नहीं है। अब एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, लेकिन तीनों को तो मिलाना पड़ेगा। ये मैंने माना ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल, तो मिलाने के लिए इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, और इसको भी आगे बढ़ा दो। यानी कि यहां पर अधिक, ये है ट्रायंगल कौन सा था ओरिजिनल? ए बी सी। तो ए बी सी में ऑर्थो सेंटर कहां आया? बाहर आया, सबसे लंबी भुजा से सबसे दूर आया। बात क्लियर होगी? अब मैंने देखा कि अगर त्रिभुज एबीसी है तो ऑर्थो सेंटर आया पी। अगर मैं एक बार थोड़ा ध्यान लगा दूं ए, पी और सी पर, मेरा ट्रायंगल मान लिया मैंने ए, पी और, तो ए से सामने वाली भुजा पर, पी से सामने वाली भुजा पर, और सी से सामने वाली भुजा पर, तो ये कहां कट रहे हैं? तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? मैंने एक बार दिमाग चला दिया, बी पी सी, बी पी और सी से 90 डिग्री, बी से 90 डिग्री और पी से 90 डिग्री, कहीं मिल ही नहीं रही। मिलाना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा, किस पर आएगा? यानी अधिक कोण त्रिभुज में आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 3 ट्रायंगल के पॉइंट और चौथा ऑर्थो सेंटर। तो किन्हीं 4 पॉइंटों से कोई 3 पॉइंट ले लो, जो चौथा पॉइंट बचेगा वही ऑर्थो सेंटर होता है। जैसे मैं कहूं जी ए बी सी, ऑर्थो सेंटर इज पी। ए पी सी, ऑर्थो सेंटर इज बी पी सी, ऑर्थो सेंटर इज, मैं कह दूं ए सी, ए बी और पी, तो ऑर्थो सेंटर। समझ आई बात? चारों पॉइंटों में से कोई 3 पॉइंट ले लो, तो चौथा जो पॉइंट बनता है वही मेरा ऑर्थो सेंटर बनता है। काम नहीं आएगा, बस ऐसे ही मजा लेने के लिए बताइए, एक क्वेश्चन में काम नहीं आएगा ये तो बस अगर कोई एक आध बात ना बताएं तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें तो 2 ही बात बताई ना भाई, 10 बताई। समझ आई? बाकी ये साथ साथ इसलिए बता देता हूँ कि काम क्यों नहीं, क्योंकि काम की बातें ही पेपर में याद आती हैं। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे यही लिख रखा है भाई। आप सोचोगे कि वो त्रिभुज कहाँ है भाई, पी क्यू आर? वो त्रिभुज आप ऊपर वाला मान लो। और मेरे भाई 5वां नंबर पॉइंट कुछ है ही नहीं, 6ठा नंबर पॉइंट वही लिख रखा है, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर है, समकोण त्रिभुज के ऊपर है, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर है, वही बात है हुई। और 9वां नंबर पॉइंट पढ़ना एक बार। अरे यार, जब एक त्रिभुज के अंदर तीनों मीडियन खींचे जाते तो तीनों मीडियन का जोड़ तीनों साइड से छोटा होता है। जब 3 एल्टीट्यूड खींचे जाएंगे तो त्रिभुज के अंदर की चीज त्रिभुज के बाहर वाली चीजों से छोटी होगी। भाई एक इतनी सी बात समझ लो, इतनी सी बात समझ लो आप, अगर ये मैंने एल्टीट्यूड खींचा
तो इसके सामने जो भुजा है ये तो कर्ण है ना, इससे छोटी है। अब ये जो खींचा तो इसके जो सामने भुजा है ये तो कर्ण है, ये इससे छोटा होगा। तो तीनों एल्टीट्यूड का जोड़ तीनों साइड के जोड़ से छोटा, तीनों मीडियन का जोड़ तीनों साइड के जोड़ से छोटा, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जोड़ तीनों साइड के जोड़ से छोटा। त्रिभुज के अंदर कोई भी चीज होती है तो इन तीनों का जोड़ हमेशा साइड के जोड़ से छोटा होगा। पॉइंट क्लियर है? ये तो ऑब्वियस सी बात थी। 10वां नंबर पॉइंट के ही 10वां नंबर पॉइंट एक फिगर है, 11वां 12वां पॉइंट नहीं है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। ये अपने काम का पॉइंट नहीं है, बेशक छोड़ दो, काम की बात है ही नहीं, कतई काम की बात नहीं है। अच्छा यहां पर एक दो पॉइंट और दे रखे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, अभी मत बताओ, अभी एक सेंटर और करा दूं फिर बताना, नहीं अभी तो तुम्हें याद मिलेगी। अब आ जाओ तो सरकम सेंटर, प्री केंद्र, पेज नंबर 3, प्री केंद्र। देखो भैया इधर देखो बस, अब ये एक ट्रायंगल है, प्रकार की नोक यहां रखी, आधे से ज्यादा प्रकार खोला और एक चाप इधर मारी एक चाप इधर मारी, 7वीं क्लास की बात याद दिला रहा हूं। उतना ही प्रकार खुला रखते हुए यहां प्रकार की नोक रखी और फिर एक चाप मारी और इसको पेंडिकुलर चक्कर, समुद्र यहां डाले, ट्रैक चला गया कि वर्टेक्स से नहीं भाई, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लंब सौंदर्य भाजक होगा, और तीनों लंब सौंदर्य भाजक जहां पर मिलेंगे वही क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, तभी तो यहां से रेडियस, बोलो, जब ये यहां बनता है तो वही सर्कल वाला पॉइंट, ये थीटा है तो 2 थीटा, याद आया? और अगर याद ही आ गया तो आर, आर आर क्या होता है बताना भाई? ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आर क्या होता है बताना भाई? एच बाई 2। 30% बच्चों को याद है, 70% हवा में तीर मार रहे हैं, ये फैक्ट बात है। अब इसमें लिखो, इसमें लिखना कह रहा हूं, सरकम सेंटर की पढ़ना भैया, पॉइंट पढ़ना, सरकम सेंटर जहां डाल रखा है तीसरे नंबर पॉइंट को पढ़ें, इस पॉइंट को पढ़ें, पॉइंट कह रहा हूं, इस शुरुआत में तो इस डेफिनेशन को पढ़ें, पढ़ो भैया सरकम सेंटर क्या लिखा हुआ है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर समकोण बनाती हुई रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके नीचे लिखा है कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक ही लाइन होती है, लेकिन साइड बाइसेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये मिड पॉइंट पर 90 डिग्री डालना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, वो ज्यादा रेखाएं गुजर सकती है वहां से, बस ऐसे नॉलेज की बात है, उस खास बात नहीं है ये तो।
तीनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु प्री केंद्र कहलाता है। प्री केंद्र में सबसे पहले ही 5वां नंबर पॉइंट पर आ गया ना कि एंगल बीओसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीएसी, याद आया? ठीक है। अब छठे नंबर पॉइंट पर आर दे रखा है, आर इक्वल टू एबीसी अपन में 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये इसी चीज का प्रूफ दे रखा है नीचे सेकंड में पॉइंट कर करके कि ये कैसे प्रूफ हुआ। फिर साइन फॉर्मूले से प्रूफ दे रखा है। प्रूफ से हमें कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं भैया। और अब अगर मैं बात करता हूं न्यून कोण त्रिभुज में, ये त्रिभुज के अंदर ही बनता है, यहां से सर्कल का सेंटर बनता है। समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण नाम से तो ऐसा लग रहा है समान कोण, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे भाई चल ले, ये आजकल मार्कर बहुत खराब आने लगे। अरे नए ले लेकर ही थक लिए। अब क्वालिटी डाउन कर दी इन कंपनियों ने। बोर्ड, हाँ डिजिटल बोर्ड, एक बात बताऊं, डिजिटल बोर्ड लेना तो बहुत आसान है। उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद उतनी मेहनत नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आने के बाद ना फिर किताबों पे मेहनत नहीं होगी। फिर इंसान पता क्या सोचता है कि पीपीटी बनाओ, पीडीएफ बनाओ, बात खत्म, एक ही बार बनाओ, फिर उसी को पढ़ाते रहो, इजी हो जाता है। टीचिंग की मेहनत, मैं कह रहा हूं टीचिंग की मेहनत आधे से भी आधी हो जाती है। और अपने चौक वाला ले लो जी, कितने प्रतिभाशाली लोग है ना, कहां से आते हैं ये लोग हैं? वो एक दो रील देखिए ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग हैं? हैं? ताकि चौक वाला बोर्ड ले, ताकि भैया जब क्लास खत्म हो तो टीचर भी, और आगे की 4-5 लाइनें, क्योंकि जब उसको सफाई की जाती है तो 4-5 लाइनों तक तो जाएगा ही, टीचर भी 4-5 लाइनें भी बाहर खड़े होकर देखेंगे ये कहां से आए हमारे। समझ आई बात? कैसे आया ये इतना क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में है? है? मैं बस डिजिटल बोर्ड इसलिए नहीं लेके आ रहा कि भाई डिजिटल बोर्ड आने के बाद ना आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ दिन तक तो इंसान ना आदत है रोज जुनून के साथ लगा रहेगा। कुछ दिन के बाद ना फिर वो, सबसे पहली बात तो देखो इसमें बोर्ड में सबसे पहले कहते थे कुछ भी चीज है वहां साफ करना ही नहीं, बस बटन दबाया अगली स्लाइड, बटन दबाया अगली स्लाइड। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट पे, अब इसमें यार बार बार लगा, कई बार तो पूरा बोर्ड भरा होता है तो मैं आके सोचता हूँ कि इसको साफ करूं कि स्लाइड ये बदल दूं। अब इसकी स्लाइड बदलूं कैसे भाई? सोचने वाली बात। फिर अगली बात क्या होता है कि अभी तो माइंड में सेट होता है कि जो चीज बतानी है उस चीज को लिख के देना है, और लिख के देना है तो टाइपिस्ट के साथ बैठना है, सारी बात लिखवाने, दिमाग वैसा ही, काम ज्यादा है। वहां तो एक ही बार चीज व्यवस्था बनानी है और बात खत्म, फिर तो चलती रहेगी चलती रहेगी। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भाई बच्चों के नजरिए के हिसाब से तो व्हाइट बोर्ड सही है, टीचर के नजरिए के हिसाब से डिजिटल बोर्ड से, उसमें अपना लाल पीले रंग करते रहो और दिखाते रहो, बच्चे को लगेगा कि वाह भाई वाह। और एक्चुअल बात क्या होती है कि वो एक बार पीपीटी पीडीएफ बनी और बात खत्म, है ना? आजा शाबाश, अब यहां मजा ले भाई, तो यहां मजा। और फिर क्या होता है ना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाना होना तो फिर उस बोर्ड का इस्तेमाल भी कर लो। ये आंखें भी अपनी, अपने को यूज करना इनको काफी लंबे समय तक। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि है तो वो टीवी, वो कंपनी वाले लिख के दे देते हैं कि ये यूवी रेज नहीं छोड़ेगा, वो सारी बात ठीक है, और खराब होने के बाद कौन कंपनी कौन ये, संभाल तो अपनी ही है। अब वो सुबह जब 10 घंटे पढ़ाना होना और 10 घंटे फिर अब टीवी के पास इतना नजदीक रहेंगे, वो फर्क तो डालेगा। दूसरा रीजन ये भी है, मैं डिजिटल बोर्ड से थोड़ा जो बच के चलता हूँ, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाना होना, जैसे 2-3 1-2 होलो में लगे हुए हैं ना, वो इसलिए कि भाई वहां अगर क्लास होगी तो कितने घंटे क्लास हो जाएगी, 2 घंटे। हद मारे उसमें 2 क्लास होगी 4 घंटे हो जाएगी। बात समझ में आई? और अगर सारे ही होलो में रख दो
तो फिर वहां से टीवी छोड़ कर आओ तो फिर दूसरा टीवी पे आ गए। और फिर एक तो टीवी के पास खड़े होकर फिर ये ज्ञान दो कि रील नहीं देखनी है। समझ रहे? और फिर जहां डिजिटल बोर्ड लगेगा वहां जीएस के टीचर के लिए इजी हो जाता है। फिर वहां नेट नेट का भी इस्तेमाल, नेट तो ले लगभग हर वो लोग के अंदर है। फिर वो गलती से गूगल पे क्लिक हो गया तो वो रील चलेगी, फिर एकदम भाई क्या बात है ना। तो आ जाओ शाबाश, अब इधर आ जाओ। देखा तो तुम्हें पता चला कितने बड़े नुकसान है, और तुम फिर भी नहीं पढ़ते हो। तुम्हारे लिए मैं कितने खतरे मोल लेकर मैं है ना। और इसका सबसे मोटा बेनिफिट भाई ये आता है 2,000 रुपए में, वो आता है 3 लाख रुपए में। सबसे मोटा बेनिफिट ये है। अब मैं तो भाई सच्चा इंसान हूं, तुम्हें सब कुछ सच्चाई से ही बता देता हूं, है ना। अभी मैंने एक फोन किया कि भाई एक डिजिटल बोर्ड चाहिए है, बोला हाँ सर सस्ते हो गए। मैंने कहा कि हर बार तू जब मुझे खरीदवाता यही बोलता है। पिछला खरीदा बोला हाँ सर सस्ते हो रहे हैं, उससे अगला खरीदा वो 40,000 सस्ता है, उससे अगला खरीदा 1 लाख रुपए सस्ता हुआ। मैंने कहा कि अब, बोला नहीं सर अब महंगे हो जाएंगे। मैंने कहा कि ना भाई तुम महंगे होने दे, बाद में खरीदूंगा। उसका फिर फोन आया कि सर मैं सच बता रहा हूँ अब सस्ते हो गए। मैंने पूछा उससे, तपोस्थली में जब वो लिया था तो 3 लाख रुपए का था वही बोर्ड। अब वो कह रहा है अब मैं उसको 1,92,000 में दे दूंगा। मैंने कहा कि जो डिफरेंस है पहले तो मेरा वो दे तू, इसका मतलब उतने पैसे ज्यादा ले गया मेरे से, है ना। तो अल्टीमेट पैसे की बचत भी है, दोनों तीनों काम है। और आंखों की बचत है, मेरी मेरी नहीं भाई, आपकी भी तो आंखें खराब हो जाए ऐसे नहीं है। समझ रहे हैं? देखो मैं कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा, है। आ जाओ शाबाश है। भाई मैं सच कह रहा हूं, सिलेबस पूरा होकर जब तुम घर जाओगे उससे पहले चाहे मुझे भाई मेरे हाथ से पूरी खिलानी पड़े, लेकिन खिलाऊंगा। तो मैं भूखा नहीं जाने दूंगा, यकीन मान है। 3 लाख क्या भाई, भंडारा जब होता है 3 लाख में थोड़ी होता है। जो जून वाला प्रोग्राम है तुम में है तो नहीं लिया हुआ, तुम तो बाद में आए होगे। हाँ कुछ लेके क्या। हाँ, तो जून वाले प्रोग्राम में मोटा मोटा तौर पे 8 से 10 लाख का खर्चा आता है, मोटा मोटा तौर पे सारी व्यवस्था बढ़ाने में। तो 3 को कहा तुम्हारे ऊपर मैं धन लुटाने को तो तैयार ही रहता हूँ भाई तुम, लेकिन अल्टीमेट तुम पढ़ाई तो करो। अब फिर वो सारा पता है मेरे अंदर गुस्सा क्यों उठता है, आपसे पूछ लो एक ट्रायंगल का फॉर्मूला, और 5-4 के चेहरे पे मैं नजर मारता हूं तो उनके चेहरे से पहचाना जाता है कि इसको तो यही नहीं पहचान आ रहा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है। बात अभी भी जो ये मैं पूछ रहा था ना, R ABC/4 एरिया, मैंने मार लिया था नजर। वो तो मैंने कहा नहीं गिरा भाई, चलो अगले जाने दो। मैं तो नजर मार गया था 4-5 चेहरों में, चारों पांच ऐसे कर रहे थे मगा। है ना। चलो जी, देखा। फिर मुझे लगा क्लास कंटिन्यू करनी है तो भाई अब पढ़ाओ पढ़ाओ इनको। इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे रुक ही नहीं पाते हैं। वो रील का मजा, वो आज मुझे भी भेजना वो रील जो तुम देखते हो। भाई तुम क्या देखते हो, गाने पाने यही तो देखते होगे, गाने और डांस, और क्या देखते होगे तुम, हैं। भेजना, मैं भी देखना चाहता हूं। आ जाओ शाबाश आ जाओ। और तुम्हें तो लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ, सर ने यार पूछा और सबने बताया, सर ने कहा ही नहीं ना। तभी तो मैंने ये कहा था कि 30 को याद दबा के हवा में तीर मारेगी। मैं कई को देख गया था जो मतलब पॉकेट में कुछ तो शांति से बैठे थे। मैंने एक एक चेहरे को पहचाना कौन। अब आपको लगेगा कि सर ने देखा तो एक बार, फटाक से कैसे देख जाते हैं। यही तो कला है भाई। हाँ भाई, जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे फिर आप ट्रेंड इंस्पेक्टर हो जाओगे। यही तो सिखाया जाता है कि एक बार जो आंखें घूम गई तो फिर तो वो सीन याद हो जाना चाहिए कि कहाँ क्या था, कहाँ क्या था, कहाँ क्या था। और ये तो फिर पागल मंदबुद्धि की निशानी है, देखते रहो। और क्या देखा। ये तो मंदबुद्धि की निशानी है। तभी तो देखते कि आर, वो सुनते ही पहली बार है आर। आर के साथ इज भी होता है, एम भी होता है। है ना। आ जाओ भैया, पढ़ाई किया करो ढकनो, पढ़ाई किया करो।
आओ जी। कई कई बार तो मुझे लगता है ऐसा कि अगर तुम भी इंस्पेक्टर बनोगे ना भाई, कमाल ही हो जाएगा। और तुम आओगे तो मैं तुम्हारे तारीफ में वो पुलिंदे बांधूंगा, और फिर बस तुम एक ही बात कह देना जब उस टाइम, जिस टाइम तुम आओगे मिठाई का डिब्बा लेकर, कि मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि ये कैसा था है। और एक बार बता दिया कि भाई जिससे आर पूछते ही कर दे लग जाता है। याद किया करो ढकनो, याद किया करो, याद नहीं करते हो तुम। आओ जी, देखो अब ध्यान से। न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। इसको भी आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। ये हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बनेगा। तो तभी तो ये पॉइंट लगता है कि अगर मैं प्रकार की नोक यहां रख लूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर दूरी पर है, तभी तो अर्धवृत्त का बड़ा कोण 90 डिग्री है, तभी तो रेडियस बनेगा वो। और तभी तो ये बात पता रखी है ना कि भाई इससे मैंने बताया तो था कि ये 90 डिग्री आता है। कर भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो समझ में आ गई मेरी बात। अब इस पॉइंट से ये वाला वर्टेक्स और इस पॉइंट से ये वाला वर्टेक्स बराबर दूरी पर है, और इस पॉइंट से ये वर्टेक्स भी बराबर दूरी पर होता है, तभी तो आर मतलब h/2, ये भी h/2, h/2, h/2। समझ आई मेरी बात। और अब अगर बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की, तो ये मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर त्रिभुज के बाहर बनेगा, और सबसे लंबी भुजा के सबसे नजदीक बनेगा। ये हो गया जी। ऑर्थो सेंटर इधर बना था, सरकम सेंटर उधर बना है। पॉइंट क्लियर है। तो मैं अब यहां से एक बात समझाना चाह रहा हूं, ये तीनों अलग 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 बने, अब ये तीन ही थे, ठीक है। अब यहीं से देखो एक बात, राइट एंगल ट्रायंगल से समझ आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बना है? राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कहां बना था? ऑर्थो सेंटर, बात समझ में आई? लंब केंद्र, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री, यही तो है, ठीक है। अब मैंने कहा ये क्या है? प्री केंद्र, सरकम सेंटर। जब सेंट्रोइड आता है, सेंट्रोइड तो इसके बीच में ही आता है, मैंने मान लिया ये जी पॉइंट है, तो किस रेशियो में काटेगा? 2 रेशियो। तो हमेशा ध्यान रखें, अब आपको यहां से ये पहचान आ गया कि ऑर्थो सेंटर लेफ्ट में होता है, सरकम सेंटर राइट में होता है, और सेंटरोइड, तो ये तीनों हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं, तीनों तो हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सेंटरोइड सरकम सेंटर, तीनों हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं, तीनों हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। पॉइंट नंबर, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, 13 नंबर पेज। इंपोर्टेंट रिजल्ट, विषम बाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक और प्री केंद्र सररेखी है। सररेखी मतलब एक ही रेखा, एक ही रेखा में होते हैं हमेशा। इन सेंटर इनके साथ एक रेखा में कब आता है? जब दो साइड बराबर हो जाए। बात क्लियर है? और इन दोनों के बीच की दूरी का रेशियो कितना है? 2:1। सेंट्रोइड से निकल ही आएगा, क्योंकि वर्टेक्स से सेंट्रोइड 2, सेंट्रोइड से भुजा 1। बात क्लियर होगी? ये याद रखना। अब दूसरा पॉइंट पढ़ना इसी का, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र, चौथा कौन सा बच गया था? इन सेंटर, अंत केंद्र। अंत केंद्र कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में मेन तो पॉइंट वही आता है कि दो एंगल का बाइसेक्टर का जो ये बीच का कोण है 90 + a/2, बस इसी का खेल है सारा वहां। तो ऑर्थो सेंटर में एक ही पॉइंट है कि दो एंगल का ऑर्थो सेंटर
180 माइनस है, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेंट्रोइड, तो ये दो रेशियो, खेल सारा बस उतना ही है। और अगर मैं बात कर दूं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर के अंदर आर याद होना चाहिए, बस खेल कितना सा है। इसमें ये पॉइंट है, याद आता है, इसमें मेनली ये पॉइंट बनता है, ये थीटा है तो ये खत्म बात, ये मेनली यही पॉइंट है, वो सर्कल का पॉइंट लगा लो चाहे उसको। अच्छा, तीसरा पॉइंट पढ़ना उसमें, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र सररेखीय एक ही रेखा पर, और समबाहु त्रिभुज होता तो एक ही बिंदु पर। बोल तो अपन पहले चुके थे, लिख के दे रखे हैं। चौथा पॉइंट पढ़ना इसमें, किसी भी त्रिभुज के दो शीर्ष लंबों की लंबाइयां बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। और कल मैंने इसी बात को यह कहा था कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो चीज बराबर कर दो, एंगल बराबर, साइड बराबर, मीडियन बराबर, एल्टीट्यूड बराबर, भैया मेरे कोई भी दो चीज बराबर कर दो, ट्रायंगल समद्विबाहु होगा। याद आया? छठा, पांचवा नंबर पॉइंट पढ़ना इसमें, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हो। अरे भाई, कभी माध्यिका लिख के दे रहा है, कभी शीर्षलंब ले रहा है, कभी कुछ, हमने कहा कोई भी दो चीज बराबर हो जाए समद्विबाहु होगा। बात क्लियर होगी? अब इसका छठा पॉइंट पढ़ना इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका यानी मीडियन कौन समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, शीर्षलंब एक ही रेखा पर होते हैं, अभी अभी प्रूव तो करवाया था। और अभी अभी हम तीसरा नंबर पॉइंट यही तो पढ़ कर आए हैं कि सारे सेंटर एक ही लाइन पर होंगे, और सारे सेंटर एक ही लाइन पर होंगे तो ये सभी लाइनें एक ही लाइन पर होंगी। ये लाइनें जहां मिलती हैं वही तो बनते हैं वो सेंटर भी। बात समझ में आई? यानी उसी बात को आगे पीछे, कान इधर से पकड़ रहा है, कान उधर से पकड़ रहा है, बात वही है। समकोण त्रिभुज के अंत त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच संबंध, ये है एक पॉइंट। ट्रायंगल फिगर दे रखा है, और ये क्या कर दिया भाई, इस फिगर के अंदर ऊपर बी लिखो, नीचे सी लिखो, समकोण पर ए ठीक है, समकोण पर ए ठीक है, ऊपर बी लिखो, नीचे सी लिख लो, तो एसी बेस हो जाएगा। पेज नंबर 5 पर आना, पेज नंबर 5 पे आके 10वां नंबर पॉइंट पढ़ना। पेज नंबर 5 पे आके 10वां नंबर पॉइंट पढ़ना। पेज नंबर 5 पे आके 10वां नंबर पॉइंट पढ़ लिया, तो अंत केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है, आर स्क्वायर माइनस 2 आर। आर है, बड़ा आर है तो सरकम रेडियस, छोटा आर है तो, ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगला आइएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पढ़ो पहली लाइन, यह रेखा कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। यह रेखा कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, और कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, तो मेरे भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर बट गया। क्लियर है मेरी बात? सिर्फ एक ही रेखा कोण को समद्विभाजित करती है, एक ही रेखा तो हो सकती है जो बिल्कुल मिड से निकलेगी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक का अंत केंद्र कहलाता है।
ठीक है भैया भैया, ऊपर लिख रहा है कोण संधिभाजक दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः कोण संधिभाजक, एक बाह्य कोण संधिभाजक। कोण संधिभाजक का प्रमेय सुनो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेन पॉइंट ये है, जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, जैसे एंगल ए से बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, तो ए से ट्रायंगल की पहली साइड पर जाओ बी, और ए से ही ट्रायंगल की दूसरी साइड पर जाओ सी, इज इक्वल टू, अब पहले बी पर आए थे तो बी से वहां पर जाओ जहां पर वो बाइसेक्टर टच कर रहा है डी, अब डी से ट्रायंगल के दूसरे वर्टेक्स तक। ये ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये बाहर का कोण है, बाहर के एंगल का बाइसेक्टर, और बाहर के एंगल का बाइसेक्टर कितना आ गया मैंने वाला डी। तो सबसे पहले ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले ए से ट्रायंगल के पहले वर्टेक्स तक ए बी, फिर ए से ट्रायंगल के दूसरे वर्टेक्स तक ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी से जहां पे टच कर रहा है डी पर, और डी से फिगर फिगर बदल जाता है, रिजल्ट नहीं बदलता है। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। फिगर फिगर बदल जाएगा, जब वो सिर्फ ये लिखेगा कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर, तो हम मानेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर वो ये लिखेगा कि एडी इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एडी बाह्य कोण समद्विभाजक है, बाह्य कोण, तो फिर हम लिखेंगे बाहर ये वाला, फिगर फिगर बदलेगा। ए जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ रहा वहां से ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स, और वहीं से ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स, और बी से जहां टच कर रहा है वहां तक, और वहां से ट्रायंगल के अगले वर्टेक्स तक। ठीक है, तो यही पॉइंट लिख कर दे रखा है। अभी सिर्फ इतनी सी बात अपने काम की है, अभी बाद में देखेंगे सारी बात। अब आ जाओ अपने वापस क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ भाई। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, ए बी 15 है, ए सी 9 है, ए बी 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, क्योंकि एडी तो एंगल बाइसेक्टर है। अब आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, डायरेक्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, अब ए बी सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी ए बी का रिलेशन बीडी से है, और एसी का रिलेशन डीसी से है। ये बॉर्डर लाइन है, इधर वाला इधर जा ही नहीं सकता, और इधर वाला इधर नहीं जा सकता, तो इधर वाली इसको रिप्रेजेंट करेगी, इधर वाला इसको। लिखने की बजाय डायरेक्ट सोचेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये 5, ये 3, और ये है 24, ठीक है।
तो मुझे इस बात का पता है कि ये कितना आएगा, तो ये कितना, 5 और 3 8 ना होकर कितना गुणा, तो इसका भी फटाफट पता चल गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहां एंगल बाइसेक्टर यहां अप्लाई कर दूं, तो मुझे बताओ ये तो बॉर्डर लाइन है, तो इधर वाला कहां आएगा और इधर वाला कहां आएगा, तो ये 9, ये 15, 24, 24 ना होकर आधा, तो 4.5, 7.5। पहले तो बताओ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बात क्लियर हुई क्या? लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट रिप्रेजेंट। अब आगे कभी लिखना नहीं पड़ेगा कि दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है। समझ आ गई मेरी बात? अब अगर मैं उसके आगे बढ़ता हूं, इसने कहा मेरे भाई डी से इसकी दूरी बताओ, तो ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? एरिया के माध्यम से। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं आपको ये कह दूं भाई, ट्रायंगल एबीसी का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल एसीडी प्लस ए डी बी। बात क्लियर? ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 12 और हाइट कितनी है, इज इक्वल टू ए सी डी का एरिया बताओ। ए सी डी का एरिया बताओ, 1/2 बेस 9/2 इंटू हाइट प्लस एडीबी का बताओ, 1/2 15/2 गुणा 9, ये भी निकल सकता है, लेकिन ऐसे भी तो निकल सकता है। अगर बेस ए भी मान लूं तो हाइट डीएम हो जाएगी, और डीएम निकालना है ना मुझे, एरिया तो इधर से भी निकल जाएगा। एरिया निकलने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको यूज करते हुए एरिया निकालना। तो अगर इस बार मैंने बेस क्या माना, 15, तो हाइट क्या हो जाएगी मुझे बताओ, कोई भी पॉइंट में गड़बड़ है तो, कोई भी पॉइंट में गड़बड़ है तो बोलो, है ना? 2 से कटेगा 9, 6 54 हो गया। 54 अगर हो गया तो मैंने ये कहा 81/4, 81/4 तो कितना आएगा, 20.25, और ये कितना है 54, 54 में से 20 गया 34, 34 में से 0.25 और गया 33.75, 33.75 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 15 इंटू, बोलो हाँ है ना, 15 से कट कर दे, 15 दूनी 30, बचा कितना, और 15 दूनी बचा कितना, और 15 पंजो, और डीएम कितना आ जाएगा, 4.5 पॉइंट। नोट करो जी बात।
51 नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करो, सिखा दिया आपको, आसान सा ही क्वेश्चन है, अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 51, इक्यावन नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण है 50 डिग्री है। ओ प्री केंद्र है, प्री केंद्र बाहर वाले वृत्त का, तो एक किस्म से ये कितना है, 100 हो गया। ओबीसी और ओसीबी की अर्धक, ओबीसी का एंगल बाई सेक्टर और ओसीबी का एंगल बाई सेक्टर एक दूसरे को पी पॉइंट पर मिलते हैं, तो एंगल बीपीसी बताओ। तो जब इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर इस एंगल का, तो 90 प्लस 100/2, तो 140 आ गया। किसी किसी बच्चे के कन्फ्यूजन बैठ गया होगा, लेकिन 90 प्लस 50/2 होना चाहिए सर। किसी किसी कन्फ्यूजन बैठ गया होगा। अरे मेरे भाई, वो एंगल बाई सेक्टर 90 प्लस 50/2 तो तब होता जब इस पूरे एंगल का बाई सेक्टर होता। अब ये दोनों लाइनें जा करी तो ए बना रही हैं, और ये बाई सेक्टर किसका है, ओ बी सी। ए ऊपर वाला क्वेश्चन तो हट ही लिया, तुम पता नहीं कहां से, तो कनेक्शन ही टूट लिया उस क्वेश्चन से, तो उसका कनेक्शन 50 से 100 लाने का था बस। अब एंगल बाई सेक्टर किसका है, इसका और इसका, तो इसका तीसरा कौन कौन बच गया। आप ए के ऊपर कहां गए हुए हो, मेरी बात समझ में आई। वो 50 से 100 लाने का था बक भाई, ये और तो ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है तो एंगल डबल है, ये तो याद है ना। अब मुझे लगता है कि अब पॉइंट क्लियर है, हो गया है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए 4 लाइनें छोड़ दो, 53 करो। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, 53 करो, 53। ए सी बी ओ, ये 40 है। दिमाग चलाओ रे, दिमाग चलाओ, इधर देखो, ये सर्कल का सेंटर है ना, ये कितना है, 80। मुझे बताओ ये सर्कल का रेडियस है ना, और अगर किसी यहां से यहां भी ओ ए और ओ बी रेडियस हो गए, तो आमने सामने के कौन है, ये 80, तो टोटल कौन है 100। 100 में ये कितना और ये भी कितना, तो एंगल कितना। तो अब मैंने कहा कि ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री होते हैं, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये तो इसने मेरे से पूछा एंगल एक्स, ओ ए बी, ओ ए बी कितना हो जाएगा, समझ आया बात। एंगल मापना अब इजी सा टास्क है। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाओ। 54 नंबर क्वेश्चन करके देखो।
ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैंने कहा ओ त्रिभुज एबीसी का प्री केंद्र है, ओ त्रिभुज एबीसी का प्री केंद्र है। ओबीसी 35 है, ओ बी सी 35, और अगर ये 35 तो ये भी 35, 35 70, तो ये कितना, और ये 110, तो ये कितना, यही तो पूछा उसने। बी ए सी बता दो कितना हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो ये 35 है, 90 माइनस 35। डायरेक्ट याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना। समझ आ रही है बात? इससे अगले नंबर पर आ जाओ, 55 नंबर। पी क्यू आर का प्री केंद्र है। यदि पी क्यू आर ओ इज ए सरकम सेंटर, ओ इसमें तो लाइन मिसिंग है। ओ पी क्यू आर का प्री केंद्र है। ओ पी क्यू आर का प्री केंद्र है। ओ इसका पी क्यू आर का प्री केंद्र है। क्यू ओ आर 110 है, ये 110 है। क्यू पी आर 25 है, क्यू पी आर 25, ओ पी आर 25 है। पी आर क्यू बताओ, पी आर क्यू। मुझे एक बात बताओ, ये 110 है ना, और ये दोनों रेडियस होंगे, और ये रेडियस होंगे, तो ये कितना हो गया, 35। अब अगर मैं यहां से यहां मिला लूं तो ये दोनों भी रेडियस है, तो ये कितना है, 25। और अगर ये 25 है तो ये भी कितना है, 25। 30 और 20 50 और 10। तो इसने मेरे से क्या पूछा है, पी आर क्यू, यही पूछा है ना। तो पी आर क्यू 60, पी आर क्यू कितना हो जाएगा, इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन तो हो चुका 2-3 बार अभी। 56 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। डिग्री अगर आप ध्यान देंगे तो फिगर बना के ध्यान दो, फिगर में ध्यान चढ़ेगा। बड़ी बात, फिगर में ध्यान चढ़ जाएगा भैया। चार दिन की मेहनत और रह गई है, व्यवस्था बन जाएगी सारी। अच्छा, सर्कल का प्रीवियस ईयर करके देख लिया होगा, अभी इसको रिवाइज कर लेना। 2 दिन में अपन यहाँ पर कल और परसों की क्लास तक वहां पहुंच जाएंगे कि जहां फिर आप ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर कर सकते हो।
समझ रहे हैं? तो चलो फिर आज यहीं तक करते हैं और कल होती है आपसे मुलाकात।